हेलो गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम एएनएस का टॉपिक करेंगे, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स ड्रग। ओके, तो पुराने लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने रिसेप्टर देख लिए थे पूरे पैरासिम्पैथेटिक के, निकोटिनिक एंड मस्कारिनिक रिसेप्टर। तो यहाँ पे हम देखेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक, मतलब जो ड्रग्स या फिर जो चीज़ जो पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट को कम कर रही होगी, उसको डिक्रीज़ कर रही होगी। तो बेसिकली यहाँ पे दो रिसेप्टर मैंने आपको बताए थे, निकोटिनिक एंड मस्कारिनिक रिसेप्टर। जो निकोटिनिक होते हैं वो NN होता है और NM रिसेप्टर होता है, एंड मस्कारिनिक के अंदर अपने M1 to M5 थे। हम जो NN रिसेप्टर था मैंने बताया था कि वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया दोनों में प्रेजेंट होता है। तो जो उसको ब्लॉक करेंगे जो भी ड्रग्स, उनको हम बोलेंगे गैंग्लियन ब्लॉकर्स। एंड जो NM रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, NM का होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है, जो वहाँ पे उसको ब्लॉक करेंगे, दिस आर कोल्ड एज नॉन डिपोलराइजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या था, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो इनको जो ब्लॉक करेंगे वो रिलैक्सेशन करवाएंगे मसल की। तो ये सर्जरी से पहले यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्यूरारे वाले ड्रग्स आते हैं लाइक एट्राक्यूरियम एंड मीवाक्यूरियम। नेक्स्ट जो मस्कारिनिक को जो ब्लॉक करेंगे उनको बोलते हैं एंटी मस्कारिनिक ड्रग्स, एंड उसको हम एंटीकोलिनर्जिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपना, हम सबसे पहले ये गैंग्लियन ब्लॉकर्स को करेंगे डिटेल में, देन हम एंटी इनको करेंगे। तो यार ये जो वीडियो मैंने बनाई है केरीटी से बनाई है, एंड साथ में मैंने अलग अलग नोट्स को कंबाइन करके मैंने अपने ये नोट्स बनाए हैं, जिससे मैं भी आपको समझा रही हूँ। तो गैंग्लियन ब्लॉकर के अंदर क्या बताया कि जो NN रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, दिस कैन बी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गन की, उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गन में मेजर सप्लाई क्या है, कि वहाँ पे सिंपैथेटिक मेजर सप्लाई है या फिर पैरासिम्पैथेटिक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे मेजर सप्लाई सिंपैथेटिक है। ओके, तो सिंपैथेटिक क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। अब उसकी ब्लॉकेज होगी तो क्या होएगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इनहिबिट द इजैकुलेशन, एंड क्या करेगा, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। यार ये क्या होता है कि जब कोई सुपाइन पोजीशन में है और वो एकदम से स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है, तो जो उसकी पेरिफ्री में ब्लड है, लाइक लोअर लिम्ब में जो ब्लड है, उसको हार्ट तक पंप होने के लिए वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होना जरूरी है, राइट। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है, सिंपैथेटिक नोरेपिनेफ्रिन वगैरह करवाते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे उसको ब्लॉक ही कर दिया तो फिर नोरेपिनेफ्रिन तो रिलीज नहीं होगा, उसका इनिबिशन होगा सिंपैथेटिक का, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगी, तो ब्लड एंटी ग्रेविटी ऊपर मूव तो कर नहीं पाएगा। सो दैट इज पोस्चुरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट, अगर किसी ऑर्गन में मेजर जो सप्लाई है प्रीडोमिनेंटली वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, तो लाइक हार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक वाला इफेक्ट नहीं होगा। लाइक वो क्या करवाता था, हार्ट के अंदर हार्ट रेट वगैरह को डिक्रीज करता था, तो यहाँ पे उसका अपोजिट होगा, क्या होगा, टैकिकार्डिया हो जाएगा, इरेक्शन ऑफ पीनस नहीं होगा, देन यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। ये सारे इसके अपोजिट इफेक्ट्स ही हैं। सिक्रीशन कम हो जाएंगे, स्वेटिंग, सैलिवेशन वगैरह, ड्राइनेस एंड कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट आएगा अपना जो गैंग्लियन ब्लॉकर है सिंपैथेटिक के अंदर, नोरेपिनेफ्रिन को कम कर देते हैं। सो उसकी वजह से बीपी हमारा कम हो जाता है। सो इन ड्रग्स को हम हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रग कौन से होते हैं, सबसे पहला कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर ऑफ NN या फिर परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर। यार बेसिकली हम यहाँ पे ना तीन ड्रग्स मेन देखेंगे। एक है हेक्सामिथोनियम, नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइमिथोफेन, देन मिकोमाइलामिन। तो जो हेक्सामिथोनियम है इसका एज सच पेशेंट में कोई यूज़ नहीं होता, बट इसका रिसर्च में थोड़ा यूज़ होता है। वो क्या होता है, हम किसी भी पेशेंट को IV हम अगर एसिटाइल कोलिन देते हैं, ओके, तो एसिटाइल कोलिन अगर हम देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होएगा, ओके, एंड उसका जो हार्ट रेट है वो भी डिक्रीज़ होएगा, फिर उसका रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया आएगा। इसका रीज़न क्या है वो हम देखते हैं। जो ब्लड, अगर हमने एसिटाइल कोलिन दिया तो ब्लड के अंदर हमारी एपिथेलियल ब्लड वेसल में एपिथेलियल सेल्स के ऊपर कौन सा रिसेप्टर होता है, M3 रिसेप्टर, मैंने आपको बताया था। तो एसिटाइल कोलिन वहाँ पे एक्ट करेगा, NO को रिलीज़ कराएगा, देन NO क्या करवाएगा, वेजो डायलेशन करवाएगा, उसकी वजह से अपना BP डिक्रीज़ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो। तो फिर इसके बाद क्या होता है, ये BP एकदम से फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल आ रहा है। क्यों नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था टेबल से कि एक अपना होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज और एक होता है सूडोकोलिन एस्टरेज। तो एसिटाइल कोलिन, जो सूडोकोलिन एस्टरेज है, वो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर देता है जैसे ही वो ब्लड के अंदर आता है कुछ ही टाइम के बाद। ओके, तो एक बार तो एसिटाइल कोलिन आया, उसने अपना इफेक्ट दिखाया, BP कम हुआ, फिर वो डिग्रेड हो जाएगा सूडोकोलिन एस्टरेज से और BP हमारा फिर से नॉर्मल आ जाएगा। ये क्लियर है। उसके बाद आएगा अपना हार्ट रेट। हार्ट रेट में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन है वो हार्ट के पास जाएगा, क्या करता है वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक वाले जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं,
वो ऐसे नोड को इनहिबिट करके हार्ट रेट को बेसिकली कम कर देते हैं। ये तो हमें दिख रहा है कि हाँ यार हार्ट रेट तो कम हो रही है। उसके बाद एकदम से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्यों आ रहा है? इसका रीज़न क्या है कि जैसे ही हार्ट रेट कम जैसे ही वेजोडायलेशन होता है अपना, जो ये करवाते हैं एसिटाइलकोलिन वगैरह, उसकी वजह से अपना मेन आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। तो ब्रेन क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है हार्ट को, एंड हार्ट जब स्टिमुलेट होता है तो वो क्या करेगा, सिंपैथेटिक को इंक्रीज़ करेगा, एंड देन हमारा टैकीकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स में हमारा क्या था, एनएन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं ये बेसिकली। ये तो था हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी, क्या हो रही है नॉर्मली, क्या हो रहा है एसिटाइलकोलिन देने से। तो जब हमने गैंग्लियन ब्लॉकर दिया लाइक हेक्सामिथोनियम जो हमने दिया, तो हमें पता लगा कि यार ना तो बीपी में कोई चेंज आ रहा, ना हार्ट रेट में कोई चेंज आ रहा, और ना ही हमारा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे जो गैंग्लिया बन रहा था उसी को हमने ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करे तो आगे इम्पल्स ही नहीं जा पा रहे, तो ऐसा कोई चेंज नहीं दिखाई दिया हमें। नेक्स्ट है अपना ट्राइमिथोफेन। जो ट्राइमिथोफेन है ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ओके, तो इसका यूज़ हम करते हैं इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर, लाइक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर इसका यूज़ करते हैं। ट्रीट किस लिए क्या करता है, हाइपोटेंशन, वेजोडाइलेशन करता है। इसको हम आर्टरी की रिपेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आर्टरी सर्जरी या फिर एओर्टिक डाइसेक्शन सर्जरी में। मेन आपको याद करना है कि इसको हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर। ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। नेक्स्ट है अपना मिका माइलामिन। ये जो है यार ये माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में इसका हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसके हम टोरेट सिंड्रोम, मैं आपको आगे बताऊंगी, ये टोरेट सिंड्रोम है, इसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। एंड जो निकोटीन का मैंने बताया था कि वो स्मोकिंग सेसेशन में काम आता है, तो उसके एजेंट के फॉर्म में हम मिका माइलामिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक और ड्रग दिया हुआ था टेट्राइथाइल अमोनियम। ये हम एक्सपेरिमेंट में ही यूज़ करते हैं, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। तो ये था गैंग्लियन ब्लॉकर के बारे में। हमें कौन से ड्रग याद करने हैं, हेक्सामिथोनियम याद करना है, ट्राइमिथोफेन याद करना है, मिका माइलामिन याद करना है। तो HMT हमारी ट्रिक क्या बन गई, हेक्सामिथोनियम, मिका माइलामिन, ट्राइमिथोफेन। ट्राई मतलब 3, हेक्सा मतलब 6 और बीच में M आ जाएगा। मिथोनियम, ट्राइमिथोफेन एंड मिका माइलामिन, ये एक एक्स्ट्रा ड्रग था। सो दिस इज ऑल अबाउट गैंग्लियन ब्लॉकर्स। अभी हम डिस्कस करते हैं एंटी मस्करेनिक ड्रग्स के बारे में। सो यार जो एंटी मस्करेनिक ड्रग्स हैं वो बेसिकली अपने M1 to M5 जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। ओके, तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल होंगे और एक ऑब्वियसली सिंथेटिक होंगे। तो नेचुरल के अंदर हमें बेसिकली दो ही पढ़ने हैं, एट्रोपिन एंड हायोसिन। हायोसिन को हम स्कोपोलामिन भी बोलते हैं। जो सिंथेटिक है उनको हम डिस्कस करेंगे वेरियस ऑर्गन्स के अंदर, लाइक आई के अंदर हम अलग देखेंगे, रेस्पिरेटरी के अंदर अलग, CNS, CVS, ब्लैडर एंड GIT। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैंने हर जगह से मतलब कंटेंट इकट्ठा करके ये बनाया है। सो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो CNS के अंदर दो ड्रग्स हमें याद रखने हैं, एक तो एट्रोपिन और एक हायोसिन। दोनों ही क्या है, अपने नेचुरल वाले हैं। सो जो एट्रोपिन है उसका काम क्या है, एक तो वो मेमोरी को कम कर देता है। एट्रोपिन तो मस्कुलरिक ब्लॉकर है, हम बेसिकली इसको ओवरऑल याद ही रखते हैं एट्रोपिन को। तो एक तो मेमोरी को कम करता है, कोग्निशन को, क्योंकि जो हमारे कोलिनर्जिक हमने ड्रग्स पढ़े थे तो उनके अंदर क्या था कि वो मेमोरी, कोग्निशन सब कुछ को बढ़ा रहे थे, राइट। तो ये मेमोरी कोग्निशन को कम करता है, एक्साइटेशन करवाता है, हेलुसिनेशंस एंड डेलीरियम, ये मोटा मोटा आपको आना चाहिए। देन हायोसिन क्या करता है, ये मेमोरी को कम करता है, कोग्निशन को कम करता है, साथ में इसका एक मेन इफेक्ट क्या है कि ये सेडेशन इंड्यूस करता है। इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हायोसिन को ट्रुथ सीरम। क्या मतलब ट्रुथ सीरम का, जो क्रिमिनल्स होते हैं कोर्ट वगैरह में, तो अगर उसको हायोसिन दे दें तो फिर वो ना सच्ची बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। तो लाइक यूज इन द नार्को एनालिसिस। तो बट जो नार्को एनालिसिस के अंदर हम हायोसिन का यूज़ करते हैं, बट उस नार्को एनालिसिस का ड्रग ऑफ चॉइस है अपना थायोपेंटोन। ये आपको याद करना है क्योंकि ये थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट जो हमारा हायोसिन है वो अपनी एमनेसिक स्लीप इंड्यूस करता है, जिसके अंदर मेमोरी कम हो जाती है, तो इसको हम मेमोरी कम रहती है जिसके हम बोलते हैं ट्विलाइट स्लीप। ओके, तो हायोसिन में दो बातें याद रखनी है, ट्रुथ सीरम एंड ट्विलाइट स्लीप। T4 ट्रुथ सीरम, T4 ट्विलाइट स्लीप। नेक्स्ट हम देखते हैं आई के ऊपर। आई का यार हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो एसिटाइल को जो हमारे एक होता है आइरिस, मेन जो हमें आई में देखना है सिलरी मसल्स। जो सिलरी मसल्स है वहाँ पे हमारा M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ओके, जो आइरिस है वहाँ पे M3 भी होता है, उसके अलावा एक सिम्फेथेटिक रिसेप्टर होता है अल्फा, यहाँ मैंने बताया हुआ अल्फा 1 एक सिम्फेथेटिक रिसेप्टर हमारा आइरिस के अंदर प्रेजेंट होता है।
तो आइरिस के अंदर जो नॉर्मली क्या करवाते हैं पैरासिम्पैथेटिक वाले ड्रग्स, मियोसिस कराते हैं और सिलियरी मसल के क्या करवा देंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवा के फिर क्या करवाएंगे, आई का अकोमोडेशन ऑफ आई में हेल्प करते हैं। ये था नॉर्मल चीज़ें। अगर हम आई के अंदर जो M3 रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर दें तो क्या हो जाएगा, मियोसिस की जगह मिड्रियासिस हो जाएगा। अब सिलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, नॉर्मली अकोमोडेशन हो रही थी, अब उसको इनिबिट कर देंगे तो मसल का क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज साइक्लोप्लेजिया, राइट। सो इन दोनों के यार कुछ यूजेस हैं इंपॉर्टेंट। पहली बात तो मिड्रियासिस का क्या काम आता है यार, ये फंडोस्कोपी में यूज़ होता है। फंडोस्कोपी क्या कि रेटिना को देखना, ऐसे मतलब बाहर से रेटिना को विजुअलाइज कर देना। तो अगर हमारी आई के अंदर मियोसिस हो रखा है तो फिर तो हम बस इतना सा ही रेटिना देख पाएंगे, राइट। अगर मिड्रियासिस है, ऐसे पूरा डायलेटेड है प्यूपिल, तो हमारा जो व्यू है वो ज़्यादा हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका हम फंडोस्कोपी में यूज़ करते हैं मिड्रियासिस की वजह से। देन इसके अलावा ये प्रिवेंट साइनेकी फॉर्मेशन इन यूवेटस एंड कॉर्नियल अल्सर के अंदर साइनेकी मतलब एक क्लम टाइप कुछ नहीं बनने देता। डिटेल में आप आई में पढ़ोगे इसको। देन साइक्लोप्लेजिया जो होता है वहाँ पे क्या होता है, सिलियरी मसल की पैरालिसिस हो जाती है। इसका काम क्या है कि यार ये सिलियरी मसल की स्पाज्म जो हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। स्पाज्म बेसिकली अपनी एंटीरियर यूवेटस में हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज होते हैं, वो स्पाज्म करवा देते हैं। तो फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए हम M3 ब्लॉकर से यूज़ करते हैं क्योंकि वो साइक्लोप्लेजिक्स होते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग इन द चिल्ड्रन, लाइक जो स्पेक्स का नंबर है अपना, इसकी टेस्टिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने डिक्रीज पेन इन द इरिडियोसाइक्लाइटिस। नेक्स्ट हमारे जो ड्रग्स हैं जो हमें मेन याद रखने आई के अंदर 4 हैं, ACTH। ओके, सबसे पहला एट्रोपिन, मस्करनिक ब्लॉकर होता है, मोस्ट पोटेंट साइक्लोप्लेजिक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है अपनी एंटीरियर यूवेटिस के अंदर, क्योंकि एंटीरियर यूवेटिस में अपना सिलियरी जो मसल है उसका स्पाज्म हो जाता है। नेक्स्ट है अपना साइक्लोपेंटोलेट, T4 ट्रोपिकामाइड, जो कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है। तो इसका यूज़ हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव एरर टेस्टिंग में करते हैं ट्रोपिकामाइड का। नेक्स्ट हम छोड़ सकते हैं इसको, याद करो ना करो, होमेट्रोपिन। तो बेसिकली अपना एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड, 3 ड्रग्स हमें याद रखने हैं। CNS में हमने किया था कौन से एट्रोपिन एंड हायोसिन। आई में हमने किए हैं एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट आई के अंदर एक और चीज़ याद रखनी है हमें कि जो आइरिस है वहाँ पे मैंने बताया कि M3 रिसेप्टर होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर होता है। तो हम आई के अंदर यार या तो जो सिम्पैथेटिक क्या करवाता है, मिड्रियासिस करवाता है ना, और पैरासिम्पैथेटिक मियोसिस करवाता है नॉर्मली। तो या तो हम सिम्पैथेटिक एगोनिस्ट यूज़ कर लें, अल्फा 1 एगोनिस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम M3 ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं। अब जो अल्फा 1 एगोनिस्ट है, लाइक सबसे मेन आता है फिनाइल एफ्रीन, ये क्या डायरेक्ट मिड्रियासिस करवा देगा, इसको हम एक्टिव मिड्रियासिस बोलते हैं। जो M3 ब्लॉकर्स हैं वो मियोसिस को ब्लॉक करके मिड्रियासिस करवाएंगे, इनको हम पैसिव मिड्रियासिस बोल सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों अपने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं नैरो एंगल ग्लूकोमा के अंदर, क्योंकि नैरो एंगल ग्लूकोमा हो ही मिड्रियासिस की वजह से रहा है। तो अगर हम ड्रग्स लेके और मिड्रियासिस करवा देंगे तो वो तो फिर काम खराब हो गया ना। नेक्स्ट अपना है कि जो शॉर्टेस्ट, ये 2 पॉइंट याद रख लेना कि जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक होता है दैट इज अवर फिनाइल एफ्रिन। ओके, एंड द शॉर्टेस्ट एक्टिंग मिड्रियाटिक प्लस साइक्लोप्लेजिक, दोनों जो प्रॉपर्टी है वो अपना ट्रोपिका माइड के अंदर। क्योंकि यार जो फिनाइल एफ्रिन एक सिम्पैथेटिक ड्रग है, और जो सिम्पैथेटिक अल्फा 1 रिसेप्टर है वो अपने सिलियरी मसल के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होता, तो इसका वहाँ पे कुछ फंक्शन नहीं होगा, साइक्लोप्लेजिक्स वगैरह कोई फंक्शन इसका नहीं होगा। सो ये अपना आई के बारे में था। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इनका काम है ड्रग्स का। तो यार हमें 2 चीज़ डिस्कस करने हैं यहाँ पे। नंबर 1 इज ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस का, और एक लंग्स के ऊपर ब्रोंकस वगैरह पे। तो जो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाता है, अपने सिक्रीशंस को इंक्रीज कराता है ग्लैंड्स वगैरह से। तो अगर उनके ब्लॉकर्स दे देंगे हम, M3 लाइक ब्लॉकर्स दे देंगे, M3 ब्लॉकर्स, तो वो क्या कराएंगे, ब्रोंकोडायलेशन करवाएंगे, प्लस जो म्यूकस का सिक्रीशन है उसको कम कर देंगे। अब म्यूकस के सिक्रीशन को कम कर दिया तो इन ड्रग्स को हम एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं बिफोर इंट्यूबेशन टू इनहिबिट द कफ रिफ्लेक्स। ओके, लाइक हम एंडोट्रिक इंट्यूबेशन क्या होता है कि ट्यूब को इंसर्ट करते हैं अंदर कुछ प्रोसीजर में, तो उससे पहले हम इन ड्रग्स को दे सकते हैं जिससे कि हमारा म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाए, ब्रोंकस डायलेट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे जो मेन ड्रग है वो हम देते हैं ग्लाइकोपाइरोलेट, मेन लेते हैं, एट्रोपिन भी दे सकते हैं, बट अगर ग्लाइकोपाइरोलेट है तो वही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये क्वाटरनरी अमीन है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, तो इसका कोई ब्रेन में साइड इफेक्ट इसके नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लंग्स में क्या होता है। जो हम इनहेलेशनल ड्रग्स देते हैं, जो मैं आपको ये टेबल से बताऊंगी।
तो वहाँ पे क्या करते हैं, ब्रोंकस का ब्रोंकोडायलेशन करते हैं। तो डायलेशन करेंगे तो हम इसको एज अ ट्रीटमेंट फॉर अस्थमा एंड सीओपीडी में यूज़ कर सकते हैं। पर जो अस्थमा सीओपीडी है वहाँ पे हम मेजरली प्रेफर करते हैं जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, लाइक साल्ब्यूटामोल, आपने सुना भी होगा इसको हम मेजरली प्रेफर करते हैं। जो इनहेलेशनल ड्रग्स हैं उनको हम एज एन एड ऑन ड्रग देते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ। इस टेबल में देखते हैं तो यहाँ पे जो ड्रग्स हैं, एक तो है शॉर्ट एक्टिंग, एक है इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड एक है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। तो हम यहाँ पे याद करेंगे इनको, जो इप्राट्रोपियम है वो शॉर्ट एक्टिंग है, देन ऑक्सीट्रोपियम, एक्लीडीनियम देन ग्लाइकोपाइरोलेट, ये है अपने इंटरमीडिएट के अंदर आते हैं, उमिक्लीडीनियम, रेविफिनासिन एंड टायोट्रोपियम। तो इप्राट्रोपियम इज अवर शॉर्ट एक्टिंग, वहाँ पे एक ही है, तो शॉर्ट एक्टिंग है, कम टाइम के लिए इसका इफेक्ट रहता है, तो इसको हम क्वार्टरली मतलब दिन में 4 बार लेना पड़ता है इस ड्रग को। जो इप्राट्रोपियम है उसको हम देते हैं विद साल्ब्यूटामोल जनरली, किसकी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम तक काम करता है ये, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एक्सर्ब्रेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा एंड सीओपीडी। तो हम देते हैं इसको बाय नेबुलाइजर आपको इस पिक्चर में दिख जाएगा, ये वाली जो मशीन है ये नेबुलाइजर है। ओके, तो ये था इप्राट्रोपियम के बारे में जो हम साल्ब्यूटामोल के साथ देते हैं और एक बहुत शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। नेक्स्ट आता है अपना, हम डिस्कस करें थोड़ा, हमने ग्लाइकोपाइरोलेट मैंने आपको बता दिया, इसको हम देते हैं क्योंकि एक क्वार्टनरी अमीन होता है तो M3 ब्लॉकर की फॉर्म में इसको देते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में। यहाँ पे एक था यूमिक्लीडीनियम, जो ये है ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, यहाँ का सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग ये होता है, इसको हम कंबाइन करते हैं विलेंटेरोल के साथ। जो विलेंटेरोल है वो भी एक लॉन्गेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर रिकरेंट अस्थमा एंड सीओपीडी। नेक्स्ट मैं बताऊंगी टायरट्रोपियम के बारे में, जो कि है ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर सीओपीडी, क्योंकि ये बिकॉज इट इज़ मोस्ट M3 सेलेक्टिव और ये सेफेस्ट ड्रग भी है। तो जितने मैंने ड्रग्स बताए आपको ये सब हम बेसिकली इसे देते हैं, PMDI इज़ द प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर से हम इनको लेते हैं। और इनके बारे में था इप्राट्रोपियम आपको याद रख लेना, ग्लाइकोपाइरोलेट नहीं भूलना है, टायरट्रोपियम नहीं भूलना है, और एक ये यूमिक्लीडीनियम नहीं भूलना है साथ में, और जो याद रहते हैं कर लेना। नेक्स्ट आएगा अपन इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। अभी सिक्रेशंस को कम कर रहे हैं तो ड्राई माउथ एक साइड इफेक्ट मान सकते हो आप। इसके अलावा जो BPH वाले पेशेंट हैं, तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया वाले, तो वहाँ पे इनको नहीं देना चाहिए उस पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये यूरिनरी रिटेंशन करवाते हैं। नेक्स्ट अपना GIT वाला होता है। GIT को समझने के लिए हम दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जो स्टमक है वहाँ पे अपना M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है पेराइटल सेल ऑफ द स्टमक के अंदर, एंड M2 कहाँ होता है, हार्ट के अंदर। तो M3 कहाँ होता है, बाकी जितनी जगह बच गई वहाँ पे बेसिकली M3 होता है। तो M1 का स्टमक में, तो वो HCl के सिक्रेशन को इंक्रीज करवाएगा। M3 रिसेप्टर अपना कोलोन में होता है, स्पिंटर्स वगैरह में होता है, उनके कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो एब्डोमिनल पेन स्पाज्म वगैरह करवा सकता है। तो जब ड्रग हमें यूज़ करने हैं GIT में, एक तो क्या हो गए एंटी सिक्रेटरी जो HCl के सिक्रेशन को कम करवाएंगे, दूसरी होंगे हमारे एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग। तो हम बात करें जो एंटी सिक्रेटरी HCl के सिक्रेशन को कम करवाएंगे, तो ये M1 स्पेसिफिक ब्लोकर होते हैं ये वाले ड्रग्स हमारे, तो इनका यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ड्रग कौन से याद करने हमें, पिरेंजिपिन एंड टिलेंजिपिन याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है अपना एंटीस्पाज्मोडिक जो कॉन्ट्रैक्शन को कम करवाते हैं, तो हम एब्डोमिनल पेन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा होता है बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वगैरह के अंदर, क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह में होता है एब्डोमिनल पेन, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इनका यूज़ करते हैं बेसिकली एब्डोमिनल पेन को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो अपने ड्रग्स आएंगे यार वो हमें देखने हैं कि मैंने जब आपको टेबल कराई थी स्टार्टिंग में, तो उसमें मैंने बताया था कि जो M3 ब्लॉकर्स, M3 के हमने एंटागोनिस्ट याद किए थे, सोलिफिनासिन एंड डेरिफिनासिन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं एट्रोपिन, स्कोपोलामिन जो कि अपने नेचुरली होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया अभी आपको। देन हम देखते हैं डाइसाइक्लोमीन, इसके अलावा ग्लाइकोपाइरोलेट भी यहाँ पे आएगा। अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ग्लाइकोपाइरोलेट क्वार्टरनरी अमीन है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। जो अपने बाकी की ये है एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, डाइसाइक्लोमीन और यहाँ पे पिरेंजिपिन, टिलेंजिपिन, ये सब अपने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। अब एक और बात याद रखना, बाकी हम आगे भी देखेंगे कि जो स्कोपोलामिन यानी कि हायोसिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए, मोशन सिकनेस के लिए। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। एक नया ड्रग आया GIT में, दैट इज़ ड्रोटावेरिन। जो ड्रोटावेरिन है वो एक एंटीस्पाज्मोडिक है बट ये एंटी मस्कुलिनिक नहीं है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग है, ये PDE4 इनिबिटर होता है जिसकी वजह से ये CGMP को इंक्रीज़ कर देता है एंड उसकी वजह से अपने मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है हैंड
जो स्पाज्म है वो ठीक हो जाता है। तो ये था अपना जीआईटी में आपको याद करने हैं पिरांजापिन, टिलांजापिन, एंटी सिक्रेटरी, स्पाज्मोडिक, एंटी स्पाज्मोडिक में एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, डाइसाइक्लामिन, सोलिफिनासिन, डायरिफिनासिन, ग्लाइकोपाइरोलेट एंड ड्रोटावेरिन। नेक्स्ट अपना ब्लैडर के बारे में देखते हैं। जो ब्लैडर है वहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में कि ब्लैडर के ऊपर अपने सिंपैथेटिक रिसेप्टर भी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी होते हैं। ओके, जो पैरासिम्पैथेटिक है वो तो कौन सा होगा, M3 रिसेप्टर होगा, आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर अपना आता है M3 रिसेप्टर, और जो सिम्पैथेटिक है वहाँ पे अपना होता है β3 रिसेप्टर। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ब्लैडर की डेट्रूजन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और उससे फिर यूरिनेशन में हेल्प करता है, इंड्यूस करता है। देन सिम्पैथेटिक क्या करेगा, ये रिलैक्स करवाता है मसल्स को एंड यूरिनरी रिटेंशन करवाता है नॉर्मली। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पिंटर है इसके ओपनिंग में, तो यहाँ पे अपना α2A रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। जब वो रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो वो स्पिंटर को क्लोज कर देता है, देन उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर से यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। तो सिम्पैथेटिक सिस्टम बेसिकली अपनी यूरिनरी रिटेंशन करवा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक यूरिनेशन को प्रमोट कर रहा है। तो इसकी बेसिस पे हम ड्रग्स देखते हैं। तो एंटी मस्कुलिनिक अगर हम ड्रग्स देते हैं, M3 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो वो क्या करवाएगा, यूरिनरी रिटेंशन करवाएगा। तो हम किस पेशेंट के अंदर चाहेंगे कि यूरिनेशन ब्लॉक हो जाए, कम हो जाए, हम जिसके अंदर ब्लैडर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, ओवर एक्टिव ब्लैडर वाले पेशेंट या फिर डेट्रूजन इंस्टेबिलिटी वाले पेशेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखना है कि एक तो दो तरह के ड्रग्स हमें देखने हैं यहाँ पे, एक है नॉन M3 सिलेक्टिव ड्रग, एक है सिलेक्टिव M3 ब्लॉकर जो केवल M3 को ही ब्लॉक करेंगे। तो जो नॉन M3 सिलेक्टिव ड्रग्स हैं उनको हम देखते हैं। इन सभी ड्रग्स के लिए एक ट्रिक है ऑफ टू स्कूल, OFF ऑफ टू स्कूल डेज, ऑफ टू S फॉर स्कूल, D फॉर डेज। तो O से क्या बनेगा अपना ऑक्सीब्यूटाइनिन, F से बनेगा फ्लेवोक्सेट एंड दूसरे F से बनेगा फेजोटेरोडिन। ठीक है, एक ये T से बनेगा ट्रोस्पियम, ये जो दूसरे वाला T है उससे बनेगा टोल्टेरोडिन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। नेक्स्ट मैंने जो आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, सोलिफिनासिन एंड डेरिफिनासिन जो M3 एंटागोनिस्ट होते हैं। तो जो ऑक्सीब्यूटाइनिन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये कम M3 सेलेक्टिव है, क्योंकि ब्लैडर के अंदर M3 के अलावा M1 M2 भी तो प्रेजेंट है, भले ही थोड़ी अमाउंट में, पर ये भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एक ये टर्शियरी अमीन है और ये अपने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, तो ये सेफ मतलब ठीक माना जाता है। फ्लेवोक्सेट जो है वो ट्रीटमेंट इसके अलावा हम यूरेट्रिक कोलिक में भी इसकी ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं फ्लेवोक्सेट का। नेक्स्ट जो ये जो ऑक्सीब्यूटाइनिन है ये मोस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये कम M3 सिलेक्टिव है, और जो ट्रोस्पियम है दैट इज़ टर्शियरी अमीन एंड वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। इसको देख लेना एक बार ध्यान से। देन सेलेक्टिव M3 ब्लॉकर्स के अंदर अपने 3 आते हैं, TST, टोल्टेरोडिन, देन सोलिफिनासिन एंड डायरिफिनासिन। ये लिस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इन द डेट्रूजन इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट है अपना एक नया ड्रग आया है मीरा बैकग्राउंड। ये क्या होता है, β3 एगोनिस्ट होता है। जो यहाँ पे β3 रिसेप्टर है इसका एगोनिस्ट होएगा। अब वो कर क्या रहा था, वो यूरिनरी ऑलरेडी टेंशन करवा रहा था ना, तो या तो हमने M3 ब्लॉकर यूज़ करे हैं या तो β3 एगोनिस्ट। जो β3 एगोनिस्ट है वो नया ड्रग आया है, वो कौन सा ड्रग है, दैट इज मीरा बैकग्राउंड। ऑल ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द यूरिनरी रिटेंशन इन दैट विल कॉज यूरिनरी रिटेंशन इन द BPH। अगर पेशेंट को BPH है तो वहाँ पे हम इन ड्रग्स को नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है अपना हार्ट के बाद हम इनर ईयर वगैरह देखेंगे। जो हार्ट है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हार्ट के अंदर SA नोड AV नोड है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हार्ट के अंदर इनको SA नोड से हार्ट रेट को कम करता है, AV नोड से कंडक्शन वगैरह कम करवाता है। तो जब हम एट्रोपिन देंगे जो हार्ट के ऊपर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, तो हार्ट रेट और कंडक्शन को दोनों को बढ़ा देता है। जो एट्रोपिन देते हैं, देने से हमारा पहले तो मतलब इसका काम तो क्या है कि टैकीकार्डिया करवाना, मतलब हार्ट रेट को बढ़ाना, बट कुछ टाइम देते ही कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया होता है। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है स्टार्टिंग में, तो मैं बताती हूँ कि जो एट्रोपिन है पहले ना प्री साइनेप्टिक M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये न्यूरॉन है, ये साइनेप्स है, ये दूसरा न्यूरॉन है। तो यहाँ पे जो प्री साइनेप्टिक हमारे M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो एट्रोपिन इनको ब्लॉक करता है। तो इन जो रिसेप्टर का काम ही क्या होता है, ये एग्ज अ ब्रेक की तरह काम करते हैं। जो यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है उसको रिलीज नहीं होने देते, तो इनको अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो इसको रिलीज को प्रमोट कर देंगे। ठीक है, तो ACH की रिलीज को इंक्रीज कर देंगे एंड देन हमारा ब्रेडिकार्डिया करते हैं ट्रांजिएंटली। उसके बाद जो एट्रोपिन है तो हम इसको देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर
ब्रेडिकार्डिया, जिस बंदे के अंदर ब्रेडिकार्डिया है उसके अंदर हम देते हैं, क्योंकि ये टैकीकार्डिया करवा देता है, मतलब हार्ट रेट को अगर कम है तो इसको नॉर्मल तक ले आता है। तो उसकी जो डोज है इसकी 0.5 to 1 mg इंट्राविनसली होती है। अगर हम इसे कम डोज देते हैं लाइक 0.5 mg से कम देते हैं तो एट्रोपिन प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, मैंने आपको बता दिया। तो क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में बंदे के अंदर इंजेक्ट करते हैं एट्रोपिन तो पहले तो कम ही डोज जाएगी, फिर ऐसे डोज बढ़ती है ना, तो कम डोज स्टार्टिंग में देंगे तो फिर वो हमारे जो प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर देंगे। तो वहाँ से हमारा ट्रांजिएंट क्या आएगा, ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया आएगा। जब डोज प्रॉपर हो जाएगी 0.5 से 1 mg तक की तो फिर हमारा डेफिनेटिव टैकीकार्डिया आ जाएगा। देन हम बात करते हैं इनर ईयर के अंदर। यार इनर ईयर के अंदर हमारा मेन ड्रग हमें देखना है हायोसिन, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोशन सिकनेस के बारे में। तो जो कोई बॉडी जब मोशन में होती है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम मोशन मतलब हमारा सिर ऐसे हिल रहा है, तो उसकी वजह से अपना जो ईयर में एंडोलिफ है वो रोटेट करता है। वहाँ पे जो वेस्टिबुलर नर्व, वहाँ पे दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक M1 रिसेप्टर होता है, एक H1 रिसेप्टर होता है। तो जब वो स्टिमुलेट होगी, नर्व या रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो सेरिबेलम के पास जाएंगे, वहाँ से फिर हमारा वोमिटिंग सेंटर होता है CT जेड, उसको स्टिमुलेट करेंगे, नोज़िया एंड वोमिटिंग होगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम M1 ब्लॉकर दे देंगे या तो हम H1 ब्लॉकर दे देंगे। तो जो M1 ब्लॉकर है वहाँ पे हमने देखना हायोसिन देते हैं हम, और जो H1 ब्लॉकर है वहाँ पे ओनली हम फर्स्ट जनरेशन वाले देते हैं, क्योंकि वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ड्रग्स कौन से देखने, M1 के अंदर तो हायोसिन हो गया, H1 के अंदर अपना आएगा डाईफिनहाइड्रामीन आएगा, ये मेन हमें याद रखना है। देन सिनारिजीन, जिन वाले आएंगे, सिनारिजीन, साइक्लिजीन, मैक्लिजीन, देन प्रोमिथाजीन, ये जिन वाले हमारे H वाले के अंदर आएंगे। ये चारों हम ओरली देते हैं बस। जो डाईफिनहाइड्रामीन है और जो हायोसिन है वो हम ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में देते हैं, और वो जो पिन्ना के पीछे जो अपना पोस्टीरियर ऑरिकुलर एरिया है वहाँ पे इनको लगाया जाता है, क्योंकि उस पार्ट में ब्लड में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ से। तो गिवन जो हमारी जर्नी है, हम कहीं जा रहे हैं तो वही तभी हमें वोमिटिंग होती है, लाइक मोशन सिकनेस तभी होती है, तो उस जर्नी से 4 घंटे पहले हम इनको देते हैं। अगर यूजलेस होंगे ये अगर हम उनको वोमिटिंग स्टार्ट होने के बाद देंगे, क्योंकि नर्व तो ऑलरेडी स्टिमुलेट हो चुकी है ना। देन हम बात करते हैं बेसल गैंग्लिया, ये लास्ट टॉपिक है यहाँ का। जो बेसल गैंग्लिया है वहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। मैं आपको फुल डिटेल करवा रही हूँ, कम टाइम में करवाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही सारे नोट्स कंबाइन कर लिए हर जगह को से पढ़कर। तो बेसल गैंग्लिया के अंदर हमें डोपामिन और एसिटाइलकोलिन जो दो है, इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर डोपामिन कम है तो ACH भी कम होना चाहिए, अगर वो ज़्यादा है तो ACH भी ज़्यादा होना चाहिए। तो पार्किंसन के अंदर हम देखते हैं क्या होता है, जनरली डोपामिन कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन बढ़ा रहता है, डोपामिन कम हो जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, या तो हम एसिटाइलकोलिन को ही कम कर देंगे या फिर हम डोपामिन को एसिटाइलकोलिन की जितना बढ़ा देंगे। ओके, सपोज हमारा पहले क्या था, 50 था हमारा डोपामिन और 50 था एसिटाइलकोलिन। तो डोपामिन जो था अगर हमारा इस डिजीज़ के अंदर घट के 25 सपोज 20 हो गया, तो या तो हम इसको बढ़ा के कुछ ऐसे ड्रग यूज़ करें, इसको बढ़ा के 50 तक वापस ले आए जिससे कि ये मैच कर जाए, या फिर हम क्या करें, इसको ही कम कर दें 20 तक ले आए जिससे कि ये फिर मैच कर जाए। ये मेन आपको याद रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा डोपामिन कम हो जाता है तो हमारी मसल की टोन बढ़ जाएगी, रिजिडिटी आ जाएगी, एकाइनेसिया, मूवमेंट में डिफिकल्टी, एंड देन रेस्टिंग ट्रेमर्स आते हैं। जो रेस्टिंग ट्रेमर्स आते हैं वो डोपामिन के कम होने की वजह से नहीं आते, बट वो एसिटाइलकोलिन के ज़्यादा होने की वजह से हमें ट्रेमर्स आते हैं, राइट। सो जो पार्किंसन है वो दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वहाँ पे डोपामिन डेफिशिएंसी होती है, न्यूरो डिजनरेटिव होता है ये। तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, डोपामिन के लेवल को बढ़ाने की ट्राई करेंगे। तो उसके लिए हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है लीवोडोपा, आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो ये क्या करता है, मसल टोन, रिजिडिटी, काइनेसिया को ट्रीट कर देता है। बट ये जो हमारा रेस्टिंग ट्रेमर्स है उनको ट्रीट नहीं कर पाता है, बिकॉज रेस्टिंग ट्रेमर्स आर ड्यू टू इंक्रीज इन एसिटाइलकोलिन, नॉट ड्यू टू द डिक्रीज इन डोपामिन, राइट। सो प्राइमरी पार्किंसन के अंदर कोई पेशेंट जिसके अंदर प्राइमरी पार्किंसन है विद रेस्टिंग ट्रेमर्स, तो उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस आर एंटी मस्कुरानिक ड्रग्स होते हैं, जो मैं आपको इधर बताऊंगी, राइट। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी पार्किंसन है जो ड्रग इंड्यूस्ड है, किसी ड्रग की वजह से, लाइक हेलोपेरिडोल एक एंटी साइकोटिक ड्रग है, उसकी वजह से हमारा ये हो रहा है पार्किंसन वाला सिम्टम्स। तो उसके अंदर हमारा लीवोडोपा काम नहीं आए, क्योंकि सेकेंडरी पार्किंसन होता है अपना जब डोपामिन का रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से होता है ये। तो अगर लीवोडोपा कहाँ काम करता है, रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, तो रिसेप्टर पहले से ही ब्लॉक हो रखा है किसी दूसरे ड्रग की वजह से, लाइक हेलोपेरिडोल। तो फिर उस केस में लीवोडोपा का कुछ काम नहीं आएगा, वो एक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो हम डोपामिन के लेवल को तो बढ़ा नहीं सकते। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या था कि हम एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम कर देते हैं जिससे कि वो डोपामिन के साथ मैच कर जाए। तो देन रिलेटिवली डोपामिन बढ़ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग्स देते हैं, हम एंटी मस्कुलिनिक ड्रग देते हैं जिनके अंदर अपने हमें याद रखने हैं बेंज हेक्सोल, बेंज ट्रोपिन, बिपेरिडीन, देन आएगा अपना प्रोसाइक्लिडीन। आई थिंक ये इजीली याद होगा। और बीबीबी वाले 3 ड्रग हैं। तो इनको हम ओरल देते हैं एंड दे आर ड्रग ऑफ चॉइस इन द सेकेंडरी पार्किंसन एज वेल एज दे आर ड्रग ऑफ चॉइस अगर हमारा पेशेंट प्राइमरी पार्किंसन का है प्लस रेस्टिंग ट्रेमर वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग।